थोड़ी सी बहुत अच्छा किए। इसी के ऊपर मेरे कमांड साहब जो अपना यहाँ के जो अपना एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी इंचार्ज साहब है श्री राजेंद्र सिंह सर, कुछ उसके बारे में बताएं। ठीक है। नमस्कार सभी को। सॉरी आप लोगों को इस टाइम पे परेशान किया। अच्छा, तो बेसिकली आपके जो काउंसलर साहब हैं ये हमारे मेरीलैंड गए हुए हैं। मैं पहले उनसे उनके साथ कोई और भी आया था, तो मैं उनसे मिला था। एक्चुअली ये तो एक बहाना बन गया कि लाइफ मिशन लाइफ के ऊपर मैं आया, तो मैं तो सोच रहा था कि लेडीज़ भी शायद होगी। मेनली मेरा मोटिव ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम जान के भी नहीं जानते, ठीक है। तो बीच बीच में क्या है, जहाँ मैं पहले मैं चेन्नई में रहा 5-5.5 साल, तो जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है तो मैं गांव के यूथ जो वहाँ पे था उनसे मिलता रहता था। तो मैं उनको ऐसे बोल रहा था कि मैंने कभी ऐसे मिलके कि जो भी यहाँ लोकल लोग हैं उनके साथ में मिलकर एक हम कल को ट्री प्लांटेशन ड्राइव करें या कुछ करें, या यूथ को अगर आगे नहीं कोई पढ़ाई कर रहा है तो आगे क्या करें, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है ना कि जैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ, अभी मुझे फौज की नौकरी करते हुए हो गए ऑलमोस्ट 21 साल, ठीक है। और मैंने अपनी शुरुआत की थी नेवी में एज ए कांस्टेबल 2002 में, ठीक है। क्यों? उस टाइम पे पता ही नहीं था कि यार मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कौन सी नौकरी करूँगा, पता ही नहीं। तो उस टाइम पे यही था कि बस कहीं से नौकरी मिले और निकल गए। तो मैं खुद BSc सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, कुछ आता पता नहीं, बस नेवी का फॉर्म निकला, भरा, भर्ती हुए, नेवी में चले गए। और नेवी में जाके पता चला कि अरे यार गलत फंस गए। गलत क्यों फंस गए कि थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट था, और जब मैं 10th के एग्ज़ाम दिए थे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं फर्स्ट था। तो 10th में कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्स्ट आकर फिर नेवी में कांस्टेबल में भर्ती हो गए। बट पॉइंट इज कि उसके बाद ऐसा ही कोई मिल गया जिसने थोड़ा गाइड किया, थोड़ी हमने मेहनत की, तो करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गया। तो ये सब कुछ मैं पहले भी जहाँ यहाँ रहता हूँ यूनिट्स में वहाँ करता रहता हूँ, तो ये एक बहाना बन गया, ठीक है। तो बेसिकली ना पहले यही वाली बात कर लेते हैं कि जिस मेन मुद्दे के लिए जो मेरा मेन फोकस रहता है, क्योंकि ये सब ऐड चलती है, बट नो डाउट हमें अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहिए, ठीक है। ये कभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप सबको पता है 5 जून को होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। भारत सरकार इस बार इसको थोड़ा पहले यही है कि डिपार्टमेंट को बोला जाता है ये रिपोर्ट भेजो, वो रिपोर्ट भेजो, रिपोर्ट भेज दी चला गया। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से चलती है कि नहीं ग्राउंड पे काम होना चाहिए। वो बेसिकली वो इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ अगर हम बोलें कि कोई CPWD वाला आके झाड़ू मारेगा तभी सफाई होगी, फिर तो नहीं होगी। तो जब तक हम अपना भाई हर कोई अपने घर को साफ रखेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ साफ हो जाएगा। तो उसी तरह से ये भी एक है कि लाइफ LI छोटा करके लिखा है, ठीक है। तो उसका मतलब लाइफ स्टाइल LI जो छोटा I है, तो अगर उसका देखोगे तो लोगों में LI छोटा है ना। तो LI का मतलब लाइफ नहीं, लाइफ स्टाइल, और FE फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली उसमें 4-5 चीज़ें दी हुई है, मैंने उसी में से निकाला था जो ऑफिशियल वेबसाइट है। बेसिक चीज़ बताता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है, जो लाइफ वाला मुद्दा है। शॉर्टकट में सीधा सा ये समझ लीजिए, हमको ना हम छोटी छोटी चीज़ों में ना, ये उस दिन आपके जो है काउंसलर के साथ काफ़ी डिटेल में बात हुई थी, हम छोटी छोटी चीज़ों में ना ध्यान नहीं देते। जैसे अभी सभी परेशान है ना, मेरा भी कल से AC का स्टेबलाइजर गया हुआ है, और मैं रहने वाला हूँ बिल्कुल बात जब मैं कॉल करता हूँ तो कोई नहीं उठाता हूँ, बात में फिर धड़ाधड़ करते रहते हैं। छोटी सी बात बताता हूँ कि कल से मेरे घर का AC का स्टेबलाइजर गया हुआ है, और मैं तो पिछले 22 साल से 21 साल से घूम रहा हूँ साउथ में, तो मुझे तो आदत है गर्मी की, बट बेटी और वाइफ को नहीं है। और ऊपर से हम सब परेशान है कि भाई लाइट बहुत कम आती है यहाँ पे, ये है वो है। अभी यही की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, उधर वो पीछे सारे पत्ते चल रहे हैं। ये मुहिम का मतलब ही यही है, ये फालतू ये वेस्टेज है। अब वेस्टेज इसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, ये सिर्फ इस हॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ बैठे हैं बट पंखे उधर भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पंखे जो चल रहे हैं तो वेस्टेज हो रही है। अब इतना वेस्टेज तो सिर्फ यहीं पे है, अब इसको मल्टीप्लाई करो अपने घरों में, यहाँ शॉपिंग मॉल्स में, तो वो कितने गुना बढ़ जाएगा। कहने का एक सीधा सिंपल सा मुद्दा है कि भाई आज की डेट में मान लो एक
जनरल चीज़ बोलता हूँ कि आपका यहाँ जनरेटर से सप्लाई है, कोई डैम वैम तो है नहीं, ठीक है, जनरेटर से सप्लाई है। आपको जनरेटर का मान लो फुल कैपेसिटी पे अगर जनरेटर चले तो जनरेटर भाई 10 मेगावाट का जनरेटर, ठीक है। अब वो जब आप जैसे गाड़ी चलाते हो, है ना, बोलते हैं कि 60 की स्पीड तक चलाओगे तो एवरेज अच्छी रहेगा, 80 में चलाओगे तो एवरेज डाउन ही आएगी, पोल्यूशन भी बढ़ेगा। सेम चीज़ अब एनर्जी कंजर्वेशन में बड़ी बड़ी बातें क्या करनी है, छोटी सी बात की अगर हम हर कोई अगर इस चीज़ को समझ ले इतना सा, भाई आपका जनरेटर का कैपेसिटी यहाँ पे 10 मेगावाट है, ठीक है। अब वो 10 मेगावाट फुल लोड में चलाने के लिए उतना जनरेटर उसका उतना डीजल चाहिए ना, एंड देन उसको रेस्ट भी कुछ करनी है जनरेटर को। भाई आपके यहाँ 3 जनरेटर हैं, एक जनरेटर 8 घंटे से ज़्यादा चल नहीं सकता, इसलिए एक जनरेटर बंद किया, इस एरिया में सप्लाई किया, 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दो, इसलिए वो पावर। अब वहीं पे अगर हर कोई अपने घर में अपनी दुकान में फालतू की फैन बत्ती, एक और छोटी सी बात बोलता हूँ, आई होप बहुत सारे लोगों के घरों में एसी भी होगा, आप लोग किस टेम्परेचर में चलाते हैं एसी? हाँ 16 वो 16 इसलिए चलाते हैं क्योंकि 16 से नीचे टेम्परेचर ही नहीं होता। ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, बोलते हैं हमको ठंड लग रही है, बॉडी को ठंड कब लगती है? एक हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? फ़ारेनहाइट में बोलते हैं 98.6 डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है 37 डिग्री, ठीक है। तो जो हीट स्ट्रोक होता है ना, हीट स्ट्रोक हो गई बंदे को, वो हीट स्ट्रोक तब होती है जब उसका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक्सीड करता है 37 डिग्री से ऊपर। तो बॉडी जैसे इंजन को कूल करने के लिए नेचुरल कूलेंट है, तो बॉडी जैसे आपका कभी स्क्रैच होती है स्किन ना, तो ब्लड नहीं निकलता, जब स्क्रैच होती है ना तो वाइट निकलता है, उसको लिम्फ कहते हैं, ठीक है। वो एक तरह से कूलेंट का काम करता है। तो बाहर टेम्परेचर 40 to 43 डिग्री होगा, लेकिन बॉडी के अंदर में वो टेम्परेचर मेंटेन रखेगा 37। हीट स्ट्रोक का मतलब है कि अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप उस बॉडी आप बाहर से आ रहे हैं, एसी के अंदर घुस रहे हैं 16 डिग्री, ठंड लगेगी, फिर कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। अगले दिन सुबह उठेंगे, कंबल खोलेंगे, बाहर जाएंगे 32 डिग्री। एक तो बीमार, टेम्परेचर इतनी जल्दी वेरी कर रहा है बॉडी का, और दूसरा उसका एनर्जी कंजम्पशन में कितना लोड पड़ रहा है। ह्यूमन बॉडी को 25 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री टेम्परेचर से जैसे ही 25 डिग्री आता है, ठंड लगना शुरू हो जाती है। और सोने के लिए हमें चाहिए एक बेस्ट टेम्परेचर है आपका 23 डिग्री। एसी अगर चलाना है ना, 23 डिग्री बेस्ट टेम्परेचर, कि आप बीमार भी ना पड़ो। हाँ, आप बोलोगे कंबल लेके सोना, तो कंबल लेके तो नहीं सो सकते, ठीक है। आप एसी चलाओ, जिसके घर में भी एसी है, आज एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब रात को सोओगे ना 23 डिग्री टेम्परेचर करो एसी का, ठीक है, और पतली सी चादर रखना, कंबल मत रखना, ठीक है। 1 घंटे बाद वो पतला कंबल ढूंढने शुरू कर दो, और उसका एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट कितना है वही बता देता हूँ। अगर एक 1.5 टन का एसी है, ठीक है, अगर उसको आप 16 डिग्री टेम्परेचर में चला रहे हो ना, तो वो हर घंटे 3 यूनिट बिजली खा रहा है। वहीं पे जैसे उसका टेम्परेचर 23 डिग्री पे लेके जाओगे, वो हर घंटे सिर्फ 1 यूनिट बिजली खाएगा। 1.5 टन का एसी, ठीक है। ये छोटी बात मतलब, और अब इसका इम्पैक्ट क्या है, जब ऐसे कम्युनिटी सारे लोग मिलके ऐसा करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे आपका वो 10 मेगावाट का जनरेटर फुल लोड में चल रहा है, तब भी बेचारा कहीं ट्रिप मार जा रहा है क्योंकि लोड इतना है। जब सभी ऐसा करना शुरू करेंगे ना, वो कैपेसिटी उसकी 10 मेगावाट है, उस पर लोड 7.5-8 मेगावाट से एक्सीड ही नहीं करेगा। तो क्या होगा, वो एफिशिएंसी अच्छी देगा, कम तेल में ज़्यादा देर चलेगा, बिजली की लोड शेडिंग कम होगी, समझ रहे। तो इसी का दूसरा, यहाँ तमिल ओरिजिन के कुछ लोग हैं, तमिल तेलुगु है, एक दो है ना, बाकी जगह भी करते हैं। तमिल का मुझे 4-5 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे। जब ये आपकी ये क्या बोलते हैं इसको, मकर संक्रांति के टाइम में तमिलनाडु में करते हैं ना, जो पुराना कपड़ा वपड़ा घर का सब निकाल के जला देते हैं, उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कितना हो रहा है। हमारा पासिंग आउट परेड था, मुझे आज भी याद है, 2019 हमारा पासिंग आउट परेड था, तो 2000 ट्रेनिंग्स थे हमारे पास। तो परसों मिनिस्टर आ रहा था, किरण रिजिजू थे उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, तो वो आ रहे थे परसों, उनको दिखानी है परेड, और आज हम अपना खुद का पूरा फाइनल करते हैं कि हाँ भाई ये करना है।
वो गांव वालों ने 4-5 गाँव वहाँ पे नगरी कुप्पम, मुरी कुप्पम, तकोला, वो सब ने वजन जला दिया। वो इतना धुआं हो गया कि मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमको वो परेड प्रैक्टिस शाम को करनी पड़ेगी। अब उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? उसकी बजाय भाई क्या है, घर के पुराने कपड़े या तो आप डोनेट कर दो, बहुत सारे नीडी लोग रहते हैं, ठीक है। आप डोनेट नहीं करना चाहते, सिर्फ घर में पोछा बना लो। मेरे घर में आज भी वही वाला पोछा चलता है, पुराने कपड़े, डंडा लपेटा, बन गया पोछा, वो अपने आप उड़ जाएगा। लास्ट में ससुरे को डाल दो डस्टबिन। इसके पीछे जो बताते हैं, मैं तमिलनाडु में उसके बाद हम जाके सरपंच वरपंच से मिले, क्या ड्रामा करते उसमें, बोले सर ये तो हमारा रिवाज है। क्यों सर? पुराना कपड़ा तो पहनेंगे नहीं तो फेंक दो। सर फेंकेंगे तो कोई जादू टोना कर देगा उसके ऊपर। तो होता है ना कि पहना हुआ चाहिए जादू टोना करने वाले को। तो भैया तुमने पहना है तो उसी को ससुर को पोछा बना कर नहीं, घर में पोछा लगाना शुरू कर दो, आधे तुम्हारे पास धुल जाएंगे, ठीक है। बोलते हैं ना प्यूरीफाइंग पावर होती है पैर। हम पैर क्यों छूते हैं बड़ों के? होता है ना रज कमल, हाँ, चरणों की रज धूप चाहिए मुझे, पैरों के नीचे सब स्वाहा हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ अब जैसे हम मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, या कोई कंप्यूटर लेता है, लैपटॉप लेता है, कुछ भी लेता है, घर में बैटरी है, तो भाई मोबाइल को छोड़ो, बड़ी बात है, बैटरी। घरों में सेल है, घड़ी में लगाया सेल, इसमें लगाया सेल डेड हो गया, क्या करते हैं? जो हम बोलते हैं ना सॉइल इरोजन हो रहा है, बोला खाने में वो चावल में लेबॉर्ट्री में जाके चेक किया तो उसमें लेड निकला, कैंसर करने वाला है, ये बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। जो डिस्पोजल सही से नहीं होता, खास करके ई वेस्ट बोलते हैं इसको, ये जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना, इनमें लेड होता है। सीसा बोलते हैं ना हिंदी में, सीसा। यहाँ पे किसानी की है किसने? किसानी नहीं की। मैं किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे किसने लेड डायरेक्टली देखा होगा, नहीं देखा होगा। तो किसान, क्योंकि पहले क्या होता था, यूरिया का बैग आता था तो उसको सील करने के लिए लेड यूज होती थी, उसको जैसे लाख लगा देते तो लेड यूज होती थी, अब बंद हो गई। इसी चक्कर में क्योंकि किसान खेतों में डाल देते, वो उल्टा किसान ही बीमार पड़ जाता। लेकिन आपका सेल है, मोबाइल फ़ोन है, बेसिकली बैटरी का तो बेसिक कंपोनेंट ही वही है, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनती है ना, उनका बेसिक कंपोनेंट इसमें लेड आता है। और बहुत सारी चीज़ें, रेडिएटिव चीज़ें भी हैं, मर्क्यूरी भी यूज़ होता है कहीं कहीं। तो ये सबको या तो आप, जैसे मोबाइल है, तो या तो आजकल रिसाइकलिंग वाले स्टार्ट हो रखे हैं, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, बस फेंकना ही है, तो उसकी बजाय वो रिसाइकलर को दे। नहीं तो कहीं घर में, कहीं आजू बाजू बंजर ज़मीन है, खड्डा खोदो, वहाँ दबा दो, उसको कचरे के ढेर में बनता है, ठीक है। क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो कचरा भी ऐसे डिस्पोज होता है, बारिश होती है, फिर वो सील करके ज़मीन के अंदर, फिर वो फसल में फिर बोलेंगे कि उसमें यूरिया है, उसमें लेड है, उसमें शीशा है, ठीक है जी। बाकी जहाँ तक ट्री प्लांटेशन की बात है, तो अंडमान भगवान की दया से वैसे ही अपने आप में जंगल है, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे भी यहाँ 1.5-2 साल हो गए, सिप्पी घाट की तरफ निकल जाओ, पहाड़ कट रहे हैं, है ना, फिलिंग हो रही है, नए होटल बन रहे हैं, ये सब एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो खैर वो पॉलिसी मेकिंग का है, मतलब पर्सनल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूँ मैं वही बता दूँ, ठीक है। आज तक मेरे को थोड़ा शौक है मोबाइल का, ठीक है, बट मैंने आज तक कभी अपने 20,000 से ज़्यादा का फ़ोन नहीं खरीदा, और हर 1.5 साल में मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या नया फ़ोन आया उसमें ये फीचर है, ये फ़ोन है मेरे पास, अब मेरे को एक दूसरा फ़ोन अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा। पहली बात ये यंगस्टर्स के लिए खास करके ना, घर वालों को परेशान करते हैं, मेरे को वो वाला OnePlus वाला फ़ोन चाहिए 50,000 रुपये का, सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आज की दया से, भगवान की दया से यहाँ पे हूँ, तो 18,000 रुपये का फ़ोन लेकर घूम रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। एक कॉमन सेंस की बात बता देता हूँ, आजकल, अच्छा आप खुद सोच के देखिए, लास्ट टाइम फ़ोटो का प्रिंट आउट कब निकाला था? जब से मोबाइल में कैमरा आया है, किसी ने प्रिंट आउट निकाला है फ़ोटो का? वो शादी की एल्बम का पहले बहुत शौक होता था, शादी की एल्बम बनती थी, वो 4 घरों में घूमती थी, है ना, चाचा ताया फूफा मामा, अरे शादी की एल्बम नहीं दिखाई तुमने, आजकल कहाँ है?
चलो एल्बम फिर भी कभी कभार बन जाती है। पर्सनल फोटो पहले होता था ना, कभी यहाँ से आप चले गए दिल्ली गया में घूमने के लिए, 4 फोटो खींचे, वो ससुराल रील निकाली, प्रिंट निकाला, घर में फ्रेम करके। आजकल कोई करता है? नहीं करता। तो घूम फिर के क्या हो रहा है, फोटो मोबाइल में ही देख रहे हैं, वो फेसबुक पे चढ़ रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे चढ़ रहे हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फोटो चढ़ाने के लिए आपका ओनली कैमरा कितना चाहिए पता है? 1.3 मेगापिक्सल। आप कोई भी फोटो खींच लो, जैसे उसको व्हाट्सएप पे किसी को भेजते हो, 4 MB का फोटो होता है, 5 MB का फोटो होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे से खींचा है, ठीक है। जैसे उसको व्हाट्सएप पे भेजते हो, फिर उसका साइज चेक करो, वो हो जाएगा 250 KB, 300 KB। 250 KB 300 KB क्या है? आइडियल साइज है। अगर किसी को ईमेल अटैचमेंट भेजनी, अगर किसी ने भेजी हो तो उसमें भी आता है कि फोटो का साइज जो है इट शुड नॉट इंक्रीज 1.2 MB। 1.2 MB मतलब 3.2 मेगापिक्सल। और जो हम पोस्टकार्ड साइज में फोटो प्रिंट करवाते हैं उसके लिए सिर्फ 2 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए। ये मार्केटिंग है भाई, आपको इन चीज़ों की जरूरत है नहीं, बट अरे ये 64 मेगापिक्सल वो निकाल दिया एक सैमसंग वाले ने, सैमसंग S23 अल्ट्रा प्रो, जूम करके चांद को देखो। ठीक है, देख लिया चांद, करूँगा क्या उसका? ठीक है, देख लिया चांद को, करूँ क्या? वो चांद का वो वाला फोटो तो मैं नेट पे सर्च करूँगा तभी मिल जाएगा मुझे। ठीक है, एक तो ये गिमिक से थोड़ा दूर रहना अपनी लाइफ के लिए अच्छा है, ठीक है। बट ये डिस्पोजल जो है, खास करके बैटरीज में तो आम यूज़ होती है घरों में ना, घड़ी पे लगी हुई है बैटरी, वो खराब डेड हो गई, रिमोट टीवी के रिमोट पे है, इसमें है, तो उस बैटरी को ऐसे डस्टबिन में मत फेंको। डीजल, ठीक है, जो डीजल वाली गाड़ी होगी वो 3 गुना ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएगी, पहली बात तो ये। दूसरा, डीजल की सेम गाड़ी आपको स्विफ्ट की अगर बात करें तो 1.5 से 2.25 लाख रुपए महंगी मिलेगी, ठीक है। और एवरेज में फ़र्क कितना रह गया आजकल? पर किलोमीटर हार्डली, वो पर लीटर में हार्डली 2 से 3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। और वो 2 से 3 किलोमीटर का फ़र्क भी आप कम कर सकते हो। कैसे? सेम जो मैंने आपको AC वाला बताया घर में बिजली का बिल बचाने के लिए, सेम चीज़ गाड़ी में भी होती है। आप लोग गाड़ी में हैं, AC चल रहा है, आपको AC ठंडा लग रहा है, हाँ, आप बोलते अरे AC कम कर, क्या करते? तो ब्लू चेंज होते होते रेड में चेंज हो जाता है। वो टेम्परेचर कंट्रोल है। जो घरों में AC में महंगी गाड़ी है तो उसमें तो आजकल डिजिटल डिस्प्ले में पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर रखा है। जो डिजिटल डिस्प्ले मेरे जैसा जो बंदा है जो नहीं उतने पैसे खर्च करना चाहता, वो नॉब वाला ही गाड़ी है, तो उसमें वो 2 नॉब रहता है AC के, एक AC का स्विच, एक पंखे वाला फैन स्पीड जो बम 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 करो तो एकदम फुल स्पीड चलता है, और एक रहता है जिसमें एक साइड में ब्लू, फिर वो ब्लू वाली पट्टी ऐसे घूमती घूमती येलो होती है, फिर लाल होती है, ठीक है। वो आपका टेम्परेचर कंट्रोल है। उसमें वो नॉब रहती है, उसमें एक छोटा सा डॉट रहता है वाइट कलर का, वो एकदम नीचे की तरफ ब्लू में होगा तो वो 16 डिग्री है, जो पहले बात कर रहे थे ना, वो 16 डिग्री है। और जहाँ ब्लू खत्म हो रहा है वो 25 डिग्री है, ठीक है। तो आप गाड़ी में जब चला रहे हैं, अगर आप मान लो आज के डेट में आपके पास गाड़ी, आप AC चलाते हो तो गाड़ी आपकी एवरेज दे रही है 12 किलोमीटर या 11 किलोमीटर की। आप वो नॉब को, AC की टेम्परेचर नॉब को ना, मैं यहाँ 1.5 साल गाड़ी चला के देख लिया, यहाँ वैसे AC की ज़रूरत है भी नहीं, मैं मोस्टली AC यूज़ भी नहीं करता। वो AC नॉब जो है ना, वो ब्लू के मिडल में कर लो, डॉट रहता है ना नॉब का, ब्लू के मिडल में कर लो, वो अराउंड 21-22 डिग्री टेम्परेचर है। 1 से 1.5 किलोमीटर एवरेज में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है जी। तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है उसमें आपकी जेब का इम्पैक्ट है। क्यों? वो 3 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज के चक्कर में 1.5-2 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना है। फिर डीजल की गाड़ी 10 साल के बाद में आपको RTO के पास लेके जानी है एक्सटेंड करने के लिए, पेट्रोल गाड़ी 15 साल। अच्छा, ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पता होगा फिर भी बता देता हूँ। आपकी पेट्रोल गाड़ी का जब रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है 20 साल के लिए, लेकिन आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है 15 साल के लिए। उसी तरह से डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है 15 साल के लिए, लेकिन सर्टिफिकेट दिया जाता है 10 साल का, ठीक है। तो उसके बाद में आपको RTO के पास लेके जाना है, RTO चेक करवाएगा, पोल्यूशन चेक होगा, ये वो फलाने में आगे किसी की जेब गर्म करो तो आपको 3 साल 4 साल का एक्सटेंशन दे देता है। तो आप सोच के देखो, और 15 साल के आगे बियॉन्ड आपको डीजल गाड़ी का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो अब पर्सनल गाड़ी की नहीं, मेरे को तो अरे वो बोलेरो इतनी पावरफुल गाड़ी है, फलाना है, ढिमकाना है। पावरफुल गाड़ी का करोगे क्या? किसी की दीवार थोड़ी तोड़नी है, एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है ना, क्यों जी?
एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है, और उस रेट में तो उससे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। बट माई सजेशन इज़, पर्सनल लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये जो फालतू की घर में बिजली यूज़ होती है, फालतू का पंखा चल रहा है ना, एक रूम में एक LED, 10 वाट का LED इज़ मोर देन एनफ, दो LED लगा रखे हैं। हाँ, ज़रूरत नहीं है। पंखा, आप इस कमरे में बैठे, उस कमरे का पंखा चल रहा है, क्यों? बिजली का बिल ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, जनरेटर पे तो लोड पड़ रहा है, और उसकी ज़रूरत क्या है? हाँ जी, मेरे को भी आदत नहीं थी, क्यों? मैं जम्मू से हूँ, सेम अंडमान की तरह, वहाँ पे भी बिजली का बिल नहीं आता था, चलता था सब कुछ। और फौज में तो उतना पता भी नहीं चला जब तक बैचलर थे। अब इस नौकरी में आके जैसे ही मैं, मैडम कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, बैठ जाइए, ले लीजिए, अरे ले लीजिए, बैठ जाइए। तो अब मैं गया आसाम में, पहली पोस्टिंग मेरी थी आसाम में, फैमिली साथ में। अब वहाँ पे भी क्या था कि पावर हाउस इंडस्ट्री का था, तो बिल नहीं आता था। तो वहाँ भाई साहब AC भी चल रहा है, और पंखा भी चल रहा है, और कूलर भी चल रहा है, और सब कुछ चल रहा है। वहाँ से ट्रांसफ़र होके पहुँचे चेन्नई। मेरा पहले वहाँ 2-2 महीने में बिजली का बिल, जैसे यहाँ 2 महीने में भरते हैं बिजली का बिल, तो 2 महीने में, पहले 2 महीने में बिजली का बिल मेरा पता कितना आया था? ये बात कर रहा हूँ 2016 की। मेरा 2 महीने का बिजली का बिल आया 7800 रुपये, 7800 रुपये। दिमाग ख़राब हो गया, ये इतना पैसा कौन देगा? तब मैंने ये पूरी रिसर्च की, और करते 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 ये हो गया कि जब मैं वहाँ से 1 साल के बाद में ट्रांसफ़र हुई, तो 2 महीने का मैं 1100 रुपये बिजली का बिल दे के आया। किया कुछ नहीं, लाइफ वैसी रखी, AC का टेम्परेचर 16 से 23 डिग्री कर दिया, ठीक है। हाँ, तो जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे का पंखा चलेगा, उस कमरे का लाइट चलेगा, बाकी सब बंद। क्यों जला के रखना है? चोरों के लिए। जितनी ट्यूबलाइट थी उनको चेंज कर दिया मैंने LED बल्ब से। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें की, मतलब 7800 कहाँ ये पीछे ऐसे सुनाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब ये होने दो यार, पिछले साल इतनी बारिश, इस साल बारिश ही नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये है कि उसी घर में रह के और लाइफ वैसे ही जी हमने, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस किए, और उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे भी होगा। ठीक है, गाड़ी आप अकेले चल रहे हो, क्या जरूरत है? यहाँ पे तो AC की वैसे ही जरूरत नहीं है, फिर भी AC लगा के रखा है, उसका एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट होगा ना भाई। जहाँ आपकी गाड़ी, आपको AC नहीं लगाओगे, बिना AC के आपकी गाड़ी आपको 16 की एवरेज देगी, आप AC लगा के चलोगे 12 की देगी। तो 4 किलोमीटर के एक तो आपका पेट्रोल आपका गया, इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ा। ठीक है जी, ठीक है। एक वो चीज़ है, बेसिकली लाइफ स्टाइल के ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, तो ट्रेनिंग के लिए भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? ये कुछ नहीं होगी, बात गलत लगेगा, अभी गलत नहीं है। मेरे को सुबह कितने बोला था बात राइट नाउ मैं 40 का हो रहा था, 39 40 जब मैं यहाँ आया था, तो यहाँ आने से पहले ट्रेनिंग सेंटर में ये था कि 1 टाइम में 75 प्रोजेक्ट करता था, और 1 से 1.5 घंटा मैं बराबर करता था ट्रेनिंग। अब वो किस्मत की बात हम लोग क्या बोला, यहाँ आया और मेरे को सर्वाइव कर 3 महीने में सोए नहीं। यहाँ डॉक्टर प्रिंसिपल वाले को दिखाया कि आपका वहाँ पर किया है, उसका नाम आप तो अपनी में करना आपका विदेश ऋतिका डायग्नोस्टिक, और वहाँ दिखाया मेरे को उन्होंने क्या बोला, मेरा ये बोला हाथ में फर्क पड़ गया, 1 इंच का फर्क पड़ गया, मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उस बंदे ने मुझे बोला कि सर आप जिंदगी में कभी कुछ मत करना, जिंदगी में, और सिर्फ फिजियोथेरेपी करो, आपका प्रॉब्लम इतना बड़ा हुआ है, हमें कभी भी जरूरत होती है। बट मैंने उसकी बात नहीं मानी, अपने हिसाब से रिसर्च की, खाना ढंग का खाया। अभी भी ये है कि अभी भी कोई यंगस्टर है तो अभी उतर कर लेते हैं, 49% में अभी भी कर लूँगा। उधर से भी है, वो भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं जब भी मिलता हूँ इसको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कितने लोगों के घरों में RO है, RO लगा हुआ है, 2 लोगों के घर,
और कितने लोग यहाँ पे आर ओ और एटीएम भी है उसका भी पानी पीते होंगे? नहीं, अच्छी बात है। बेसिकली बता रहा हूँ, कभी भी अगर जिंदगी में आर ओ खरीदने की जरूरत पड़े ना, तो जब आर ओ खरीदो, आर ओ वाले को सबसे पहले एक चीज सोचो कि भाई एक TDS करके चीज होती है, ठीक है, TDS कैपिटल में लिखा होता है TDS, उसको पूछो कि भैया इसका TDS सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर वो बोले कि नहीं तो वो आर ओ नहीं है। क्यों ये कहना बोलते हैं ना, जब से इंडिया में आर ओ आया ना तब से शुगर की बीमारी, जोड़ों की प्रॉब्लम, क्या है TDS में क्या होता है, आपका नेचुरल पानी जो है ना शरीर को सिर्फ एक्टिव होनी चाहिए, मिनरल चाहिए, और बहुत सारे नेचुरल मिनरल जो है वो पानी में घुले हो जाते हैं, लेकिन वो मिनरल्स है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मोटी होती है। इसमें TDS फिल्टर लगा हुआ है, TDS फिल्टर क्या करता है, सबको निकालता है, ठीक है। तो आर ओ का पानी पीने में बड़ा मीठा मीठा लगता है। अच्छा, किसी ने ये चीज़ पता नहीं नोटिस की होगी नहीं की होगी, इंडिया में पहले जो पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बॉटल वाला पानी बिकता था ना, तो इस पर लिखा हुआ था मिनरल वाटर। आज की डेट में किसी भी पानी की बोतल में मिनरल वाटर नहीं लिखा हुआ, पैकेट ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है, क्योंकि मिनरल तो सारे निकाल दिया, ठीक है। तो TDS की कहानी ऐसी है, मैं कि शॉर्टकट में बोलूँ, ये कैंट आर ओ, ये एक्वागार्ड, ये गार्ड जो भी है ना, खासकर के कैंट वाले, ये पानी जो उसका फिल्टर हो गया तो उसका TDS रहता है 40 TDS की रीडिंग, जबकि एक हेल्दी ह्यूमन जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है उसको पानी चाहिए 150 TDS तक, 150 TDS तक का पानी आराम से बचा सकता है। और जो एथलीट होते हैं, आपने देखा होगा कभी, एथलीट जो होते हैं जैसे होते हैं ड्रिंक्स ब्रेक, है ना, पहले जब हम क्रिकेट देखते थे तो कोका कोला की गाड़ी लाती क्रिकेट के मैदान में, लेकिन कोल्ड ड्रिंक कोई आज तक देखा किसी किसी क्रिकेटर को कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, कोल्ड ड्रिंक डिहाइड्रेटेड करता होगा, कोई नहीं पीता, ठीक है। और कभी ध्यान से देखना ना, वो नॉर्मल बोतल से पानी पीते हैं, जो कि पर्सनल बोतल होती है, उसमें क्या होता है ORS मोस्टली, थोड़ा बहुत हाई क्वालिटी का रहता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं टाइप के, और उसका TDS रहता है 250 और आम आदमी क्या पी रहा है 30-40 TDS वाला पानी, क्यों? तो मीठा मीठा लगता है उसके बाद। मैंने अपने घर में मतलब इतने सालों से लगाया करता, अब यहाँ पे आकर जरूरत पड़ गई मेरे को, क्योंकि बोतल वाला पानी नहीं दे रहा है, 500 की बोतल, वो महीने का मैं 2000 रुपये का पानी पी जा रहा हूँ, मैं 6 महीने में मैं आर ओ ले लूँगा, लेकिन मैंने आर ओ वो खरीदा जिसका मैं TDS सेट कर सकता था। अब लेकिन वो यहाँ पे पानी बन जाता है तो और TDS का बहुत बढ़ गया, लेकिन जब वो TDS चेक किया तो जो यहाँ का पानी आता है तो उसका ही TDS 70 था, तो मैंने TDS 70 रखा, जितना है उससे वो ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। तो साफ पानी पीना है, आर ओ का पानी तो बीमारी का करेगा और कुछ नहीं, पीने में बहुत लगता है। बाजरा, रागी रागी है। बेसिक आइडिया क्या है कि किसने जोधा अकबर मूवी देखी है? जोधा अकबर और ऋतिक रोशन वाली, उसमें जब ऋतिक रोशन ड्रेस चेंज करके घूम रहा होता है तो दुकानदार में कहा जाता है, तो बोलता ये क्या है जौ, ये कैसे दिए? बोला ये 1 टका से। बोला ये क्या है? बाजरा। ये बाजरा कैसे दिया? 3 टका 1 से। बोला ये क्या? बोला गेहूँ। बोला ये कैसे दिया? बोला 1 टके में 4 से। गेहूँ इंडिया का कभी खाना रहा ही नहीं, गेहूँ बाहर करता है, गेहूँ इंडिया का खाना नहीं। ये अंग्रेजों ने खो दिया इंडिया पे आके। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में रोटी अगर खाई जाती थी, रीजन वाइज चेंज होता, वैसे साउथ में तो वैसे रोटी कम खाई जाती थी। साउथ में तो उत्तपम, डोसा, पसेरेट्टू ये सब खाया, एंजॉय करके खाया, ठीक है। नॉर्थ में आज भी हर स्टेट की अपनी अलग रोटी है। जैसे आप गुजरात चले जाओ तो वहाँ की ट्रेडिशनल रोटी भाकरी है, ठीक है, जो रागी से बनती है। MP में चल जाओ भाकरी और बाजरे की रोटी दोनों चलती है। राजस्थान में बाजरे की रोटी फेमस है, ठीक है। यूपी में चले जाओ तो यूपी में बाजरे की और इसकी क्या बोलते हैं इसको, सत्तू की रोटी बनाते हैं, चने का सत्तू। नॉर्थ में तो मक्की की रोटी सरसों का साग पंजाब में चलता ही है। ये सारे थे हेल्दी अनाज। अंग्रेजों ने बोला तुम लोग क्या है घास फूस खा रहे हो, हमको सिखा के चले गए भाई साहब गेहूँ खाओ, है ना, ब्रेड खाओ। और हमने और हमारे टाइम में ये चेंज हुआ। ज़्यादा पीछे तो क्या जाए, मैं तो किसान हूँ,
हम खुद अपने घर में बाजरा लगाते हैं। हाँ, बाजरे की खेती करते थे। आज की डेट में मेरे गाँव में बाजरे की खेती नहीं होती, मतलब मैंने खुद की हुई है बाजरे की खेती। आज की डेट में हमारे गाँव में बाजरे की खेती नहीं होती। तो इसीलिए इस साल को यूएनओ में डिक्लेयर करवाया है मोदी साहब ने ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो चूंकि वो एक टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, अब हम भी कर रहे हैं, अपना जवानों की मेस है तो उसमें ही अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं कि रोटी ऐसे आटे की बनती है। अभी हम क्या करेंगे, आटे में गेहूँ के आटे में थोड़ा सा बाजरे का आटा, थोड़ा सा रागी का आटा वो मिक्स करके देंगे, ठीक है। कभी किसी ने कभी कोई रेस्टोरेंट में जाके मिस्सी रोटी खाई होगी, अगर नहीं खाई तो मिस्सी रोटी ट्राई करते हैं। क्या होता है आजकल तो मार्केट में मिलता है मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन आटा मिलता है ना, वो क्या है, उसमें आपका ज्वार मिक्स है, उसमें आपका बाजरे का आटा मिक्स है, उसमें आपका मक्की का आटा मिक्स है, वो मल्टीग्रेन आटा है, वो बहुत महंगा होता है। नॉर्मल आटा आपका आशीर्वाद में 50 रुपये किलो मिलेगा, वो मिलेगा 80 रुपये किलो मल्टीग्रेन आटा। जबकि इंडिया की स्टेपल डाइट ही वही है, ठीक है। हरियाणा में चले जाओ, बाजरे की खिचड़ी मिलती है, बहुत हेल्दी होती है। अगर किसी के अंदर टेस्ट डेवलप होगी और पचाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए है ना, आयुर्वेदिक भाषा में बोलते हैं आगे की, वो थोड़ा चाहिए। अगर एक बार मैंने भी यहाँ पर बताया हुआ है, मेरा एक लड़का था छुट्टी का राजस्थान का, बोला सर मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा। मैं क्या लाया, बोला सर ऐसी चीज़ लाऊंगा जो आप खा नहीं पाओगे। अच्छा ले आया, तो लेके क्या आया, बाजरे का आटा। मैंने कहा सर ये तो मेरा फेवरेट है, मेरे घर में जब तक बाजरे का आटा बनती है तो बाजरे की रोटी बनती है। और बेस्ट चीज़ आज की डेट में आप नेट पे सर्च करके देख लो, ये जितने ससुरे फिल्म स्टार है ना, क्या बात है, कोई गेहूं की रोटी नहीं खाता, रागी की रोटी खाएंगे, बाजरे की रोटी खाएंगे, सत्तू पिएंगे। मिलिंद सोमन, आई होप यंगस्टर्स को पता हो, मिलिंद सोमन मॉडल है आजकल, तो पिछले 20 साल से रनिंग ऐसा पागल हो रखा है रनिंग के पीछे। एक वर्ल्ड में ना एक अल्ट्रा मैराथन होती है, उसको कहते हैं आयरन मैन। आयरन मैन से ऊपर अल्ट्रा मैन होती है। आयरन मैन में क्या होता है कि 20 किलोमीटर स्विमिंग समुद्र में, 20 किलोमीटर, मतलब फैलाव पहुंच जाएगा, 20 किलोमीटर स्विमिंग, ठीक है, 60 किलोमीटर रनिंग और 120 या 125 किलोमीटर साइकिलिंग। तो ये इवेंट एक टाइम के अंदर कुछ 38 आवर्स का टाइम है, उसके अंदर कंप्लीट करेगा, जो कंप्लीट करेगा उसको आयरन मैन का तमगा देता है। तो मिलिंद सोमन वो भी कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद अल्ट्रा मैन, उससे भी 1.5 गुना बढ़ जाती है हर चीज़। स्विमिंग 30 किलोमीटर हो जाएगी, रनिंग आपकी 40 किलोमीटर हो जाएगी, बढ़ जाता है। उसने अल्ट्रा मैन भी कंप्लीट की हुई है, ठीक है। और उसका इंटरव्यू पढ़ना, जब वो तैयारी कर रहा था इस चीज़ के लिए, तो उसका स्टेपल फूड बाकी खाता था, लेकिन उसका ड्यूरिंग इवेंट, ऐसे आप तैयारी नहीं खा रहे हो, लेकिन इवेंट के दौरान भाई आपको 40 घंटे 45 घंटे दौड़ना है, फिजिकल एक्टिविटी करने, बीच में थोड़ा थोड़ा तो उसको खाना पड़ेगा ना एनर्जी के लिए। क्या खाता होता है जो पहले हमारे पहलवान खाते थे, अभी भी खाते हैं पहलवान, हमने छोड़ दिया हम लोगों ने। भिगोया हुआ चना, भिगोया हुआ ग्रीन मूंग की दाल, देसी गुड़, ये जो दुकानों में मिलता है व्हाइट वाला वो काला गुड़, ठीक है, देसी गुड़ और सत्तू, ठीक है, जौ और चना। सत्तू पता नहीं आप लोगों ने ये जौ होता है ना, ऐसे पशु इतना हेल्दी क्यों रहता है, गाय भैंस इतने हेल्दी क्यों रहते हैं, सारी हेल्दी चीज़ें तो उनको खिला देते हैं, सत्तू उनको खिला रहे हैं, जौ उनको खिला रहे हैं, ये चना ब्लैक चने का जो छिलका होता है वो उनको खिला रहे हैं। तो ये सारी हेल्दी चीज़ें वो खा रहे हैं, तो हेल्दी रहेगा, ठीक है जी। ये उसका स्टेपल डाइट है, ठीक है। और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स मतलब बोलते सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें है, तो जो ग्रीन मूंग की दाल है वो भिगो के खाओ, ठीक है। तो ये वैसे क्या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट बेसिकली क्या होता है, गेहूं क्या है कि गेहूं अपने आप में बीज है, ठीक है, और मिलेट वो चीज़ है जिसमें अंदर बीज है। बाजरे का दाना जो है उसके अंदर बीज है, वो खुद बीज नहीं है, तो वो ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है। तो ये अगर अपनी डाइट में ऐड करो, बाकी हर एक को अपना जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से खाना चाहिए, बट बेसिक आइडिया यही है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हाँ कुछ लोग रहते हैं हाँ भैया पैक भी लगा लेते हैं, खैनी भी खा लेते हैं, हाँ देखो पर्सनल, मैं अपना पर्सनल लाइफ की बात करता हूँ, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, खैनी, जर्दा, इनसे मुझे सख्त नफरत है, खाने वाले से। और खास करके जैसे यहाँ भी मैंने देखा आसाम वाला कल्चर है, मैं आसाम में 2.5 साल था, तो कच्ची सुपारी तांबू में रहेगा 24 घंटे,
है ना, जीबी पर हॉस्पिटल जाओ, आधे के बारे लाभ होती है, अच्छा नहीं है सेहत के लिए भाई। सीधी सी आपको पूरा स्टैमिना जाएगा, बाकी चीज़ों तो बात की बात है, पहले तो सबसे पहले अपना स्टैमिना लेके जाए, ठीक है। नशा तो कोई भी खराब, बट ये नशे क्यों, देखो अब हाँ ये अलग बात है, दारू पीने वाला अगर उसको लत ही लग गई तो फिर तो देसी भी पिएगा, वो कुछ भी पिएगा, बट दारू का नशा है कि ऐसे हाँ वो तभी अगर आप ओकेजनली करें। मैं अपना बताऊँ, वीक में 1 दिन 2 पैक पीता हूँ, बट वो फिक्स कर दिया वीक में 1 दिन पीना है। कभी कभार ये पीछे पड़ जाते हैं सर पार्टी के लिए बहुत दिनों से, हाँ बुधवार को पार्टी करवा देते हैं, तो फिर मैं नहीं पीता हूँ शनिवार। तो अपना एक थोड़ा सा नियम बनाना होता है, नहीं तो क्या है ना, दारू का नशा महंगा है, ठीक है। तंबाकू जर्दा सिगरेट तो ऐसी चीज है सोचा, हाँ ये तो गलत चीज है। बोला कि अगर किसी को आपको अनजान आदमी से दोस्ती करने की कला सीखनी है तो नशा बना, नशा ले लो, खास करके बीड़ी और सिगरेट वाला, क्योंकि ऐसे आदमी चाहे 36 काम रहा हो गया, अरे यार बीड़ी देना वो दे देगा, कभी मना नहीं करेगा। सिगरेट पीने वाला सिगरेट मांगो, कभी मना नहीं करेगा, दे देगा। एक बंदा खैनी बन रहा है, ट्रेन में सफर कर रहे हो, हाँ मेनलैंड में कभी गए ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक बंदा उधर बाथरूम के पास में खड़ा होकर जर्दा रगड़ रहा है, दूसरा आएगा पहचानता भी नहीं उसको, तो पता ही नहीं कौन है वो, उत्तराखंड का, वो तमिलनाडु का, भाई थोड़ा मेरे लिए देखूंगा, ठीक वो उसका भी नाम है फिर। लेकिन ये इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें, एक मेन चीज जिसके लिए मैं बोल रहा था, आप लोगों को मे भी पता होगा, बट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकारी एजेंसीज कितनी तरह की स्कीम्स निकाल रही हैं जिसका हमको पता नहीं है, ठीक है। तो एक कुछ स्कीम्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबको पता, प्रधानमंत्री जन धन योजना में बोला था कि सबका 0 बैलेंस पे अकाउंट खुल सकता है, आई होप सबने खुलवाया होगा। अब कोई बोले कि सर मेरे पास पैसे नहीं, मैं खुलवा के क्या, जरूरी है, क्यों जरूरी है, भगवान ना करे, ठीक है, भगवान ना करे, साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया, ठीक है, सरकार ने डिक्लेयर किया कि ठीक है जी मरने वालों को 2-2.5 लाख रुपए का मुआवजा। अगर आपका जनधन अकाउंट ही नहीं होगा ना तो क्या होगा, वो पैसा हो जाएगा डीसी ऑफिस में जमा, डीसी ऑफिस बोलेगा तहसीलदार को, तहसीलदार बोलेगा पटवारी को, फिर वो गट मांगेगा, आगे घूमते थे वहीं। तो इसलिए अगर किसी ने नहीं खुलवाया है तो जनधन अकाउंट, बट जनधन अकाउंट का ये कंडीशन है कि वो बीपीएल वालों का ही खुलता है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है उसी का खुलता है। तो जो भी आपकी नॉलेज में हो, ठीक है, तो जनधन अकाउंट जरूर खुलवाइए, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। भाई आप मनरेगा में कहीं काम कर रहे हैं, आपका डायरेक्ट ट्रांसफर उसमें होगा, ठीक है जी, कोई भी बंदा पाता है बैठा। तो एक ये है, इसी के साथ में ना एक ये बहुत अच्छी चीज शुरू की थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये मैंने भी करवाई हुई है। सुरक्षा बीमा योजना क्या है, 350 रुपये साल का है और 3.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस है। कुछ हो गया तो घर वालों को 3.5 लाख मिलेगा, नहीं हो तो 350 तो 350 दे दोगे। बट भगवान ना करे, जिसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जिसकी फैमिली में रिसोर्सेज कम है तो, लेकिन अगर मिल जाए तो क्या है, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये तो हार्डली 100 रुपये पे है, 112 रुपये दो, 1.5 लाख रुपये का बीमा, मर गए घर वालों को 1.5 लाख मिल जाएगा 112 रुपये देके, ठीक है। फिर ये ओल्ड एज वालों के लिए अटल पेंशन योजना भी है, ठीक है। ये बेसिकली जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बुढ़ापे में, ठीक है, तो उनके लिए वो अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन एज और सब कुछ, मतलब 1,000 से लेकर 6,000 तक का अटल बीमा योजना का प्रोविजन है। देन कोई आप में से अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ये बहुत बड़ी चीज है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 50,000 रुपये तक का लोन विदाउट एनी हैसल, कोई ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है। अगर कोई रियली, और अभी जो स्टैटिस्टिक्स निकले थे तो इंडिया में पिछले, जब ये कोविड का सीजन, कोविड के बाद में 1 साल के अंदर में अराउंड 12,000 करोड़ रुपए के लोन दिए गए, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपए के लोन ये 50,000 वाले थे। और उसमें किसी का कोई छोटी मोटी कंपनी में डेली वेजर में नौकरी करता था, नौकरी छूट गई, उसने ये लोन लिया, चाय की टक्कर खोल ली, आज की डेट में उससे डबल कमा रहा है, ठीक है। कोई था वो ऐसे ही रोड के किनारे कहीं रेडी लगा के बेचता था या ऐसे पट्टी बिछा के बेचता था सब्जी, कभी पुलिस वाले ने कभी कुछ, उसने लोन लिया तो फायदा क्या हुआ,
एक तो लोन लेके वो रजिस्टर हो गया एज ए वेंडर, उसने हाथ गाड़ी ले लिया, 20,000 का हाथ गाड़ी ले लिया, 30,000 का मटेरियल डलवा लिया, आज की डेट में पूरी फैमिली खा रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, खासकर अगर कोई अपना छोटा छोटा काम शुरू करना चाहता है तो। ठीक है, फिर ये स्टैंडअप इंडिया करके एक स्कीम है। ठीक है, ये बेसिकली जो भी रिजर्व कैटेगरी SC/ST कैटेगरी से हैं उनके लिए थोड़े ज़्यादा दर की लोन अवेलेबल है। इसमें भी मतलब कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए तो नाम रखा है स्टैंड अप इंडिया, किसी के पास ऐसा बिजनेस आइडिया है, कुछ ऐसा है तो उसके लिए अलग से है। फिर इसके अलावा ना कुछ चीज़ें खास करके एजुकेशनल फ्रंट में हैं। मैं खुद जिस टाइप से एजुकेशन से फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, जो खास करके यंगस्टर्स हैं बहुत सारे बोले कि अरे सर कहाँ कॉलेज की फीस कौन देगा, कौन पढ़ाई करेगा। यार मैं अगर यहाँ पढ़ा हूँ तो मैंने IGNOU से डिस्टेंस एजुकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और आज यहाँ। ठीक है, जिसको आपको नौकरी देनी है ना, उसको सिर्फ मतलब है कि आपके पास में उस नौकरी के लायक एक डिग्री हो और आपने कैलिबर हो। आपने वो किस यूनिवर्सिटी से की है, किस कॉलेज से की है, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ वो रिकग्नाइज हो जाएगी। तो IGNOU का एक स्कीम है खास करके SC/ST प्लस बिलो पॉवर्टी लाइन BPL। तो BPL का सर्टिफिकेट अगर है तो IGNOU का ग्रेजुएशन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट BPL वालों के लिए। ठीक है, तो ऐसी मतलब छोटी छोटी स्कीम्स ऐसी हैं जो डे टू डे लाइफ और आगे लॉन्ग टर्म में भी लाइफ चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपके काउंसलर को बोला था कि और भी ऐसी स्कीम्स है। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, बट आज एक तो प्रेजेंटेशन का जुगाड़ नहीं हो पाया, और दूसरा मेरा ये था कि कम से कम मतलब 50-100 आदमी हो ना, तो फिर वो बताने का मजा भी आता है कि इतने लोग। मेरा सीधा सा है यार, आप लोग यहाँ 20-25 लोग, अगर आप में से 4-5 लोग भी अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ मैं यहाँ पे 1 घंटा आया वो मेरा वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है ना कि हमें लगता है कि अरे यार ये बोलेगा, अच्छा मैं आज तक तो ऐसे जी रहा था, अभी मैं आया था मेजर साहब CSF को उठ के, उसने 4 बातें बोली, अब मैं अपना जीने का स्टाइल चेंज करूँगा, लोग बोलेंगे ये साला बड़ा बड़ा क्रांतिकारी। मैं अपनी ज़िंदगी का एक फलसफा बना के चल रहा हूँ। 21 साल हो गए मुझे अपना घर छोड़े हुए, 18.5 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, 21 साल से बाहर हुआ, अपने पुराण उठा के पढ़ लो, अपनी हिस्ट्री देख लो। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ना हर कोई अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बाप मर मर के पैसे कमाएगा, बच्चे पढ़ाएगा, और कल को वो बच्चा नौकरी थोड़ी अच्छी लग गई, बीवी थोड़ी अच्छी लग गई, क्या करेगा? घर लगाएगा। अब उसका बाप का क्या? वो बहुत पूरी उठे को अपनी आगे की जिंदगी ये सोच के बिता देगा उसमें, मेरी गलती, मैंने ऐसा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी, मेरा सीधा सा फंडा है भाई, जब जहां जिसको आपकी जरूरत पड़े या आपको लगे कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, आप करो बिना सोचे। एट द सेम टाइम दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, अगर आप वो कर रहे हो वो सही है, ठीक है जी, यार बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ सकता है कि कल को वो आपको देख के अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेगा। ठीक है जी, आज की डेट में मेरा वेट 78 kg है, आज से 3 साल पहले मेरा वेट 89 kg था। मैं हमेशा से एथलीट रहा, बीच में कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि 1 साल में मेरा 10 kg वेट बढ़ गया। अब वो 10 kg वेट उठे ही ना, मैं रोज 3 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन वेट ही कम नहीं हो रहा। ठीक है जी, फिर जब इसका निचोड़ निकाला तो हमारे इंडिया में क्या कहावत है, रोजी रोटी के लिए कहावत है ना, बोला भाई बस कमा रहे हैं कि 2 टाइम का खाना मिल जाए, यही बोलते हैं। 3 टाइम का खाना बोला किसने आज तक, लेकिन हम खाते कितनी बार है? 3 टाइम। और इंडिया के कल्चर में कभी भी 3 टाइम का खाना रहा ही नहीं। इंडिया का कल्चर हमेशा एथलेटिक कल्चर, अपने बुजुर्गों के बारे में सोच के देख लो, जो बुजुर्ग लोग किसान थे वो क्या करते थे, सुबह 4 बजे हल जोतेंगे खेत, ठीक है जी, खेत से वापस आएंगे 9-10 बजे, जब धूप हो गई नहाएंगे धोएंगे, दबा के खाना खाएंगे। ठीक है जी, फिर पूरा दिन निकल जाएगा, शाम के टाइम में खाना खाएंगे। ठीक है, और अंग्रेज खाली यही करते हैं। मजे की बात ये बता देता हूँ,
मैं मौका मिला और फिर ऐसे यूरोप गया था, पेरिस 2009 में। अच्छा, सफ़र जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सफ़र, है ना, सफ़र बोलते हैं कि रात को मिडनाइट में खाना खाएंगे तो उसको सफ़र कहते हैं अंग्रेज। ऐसा नहीं, अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं उनकी कहावत है क्या, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए कॉमन मैन, डिनर लाइक ए बैगर। तो भिखारी को बेचारे को कुछ मिलता नहीं तो डिनर वो करते ही नहीं, ठीक है जी। लंच लाइक ए कॉमन मैन, आम आदमी जो खाता वो ब्रेकफास्ट वो बहुत लैविश करते हैं। ब्रेकफास्ट वाला मतलब जो मिले वो खा लो ब्रेकफास्ट। हम यहाँ कर देंगे चिकन मटन और सुबह को खाएगा, रात को खाएगा, मार के खा ही रहे किसी को, उसको समझ लो सुबह खाओ या शाम को खाओ, फर्क क्या पड़ रहा है, मार के खा ही रहे। तो मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ इतना सा चेंज किया, मैंने डाइटिंग बिल्कुल नहीं की, बाकी एक्सरसाइज तो मैं करता ही था, डिनर उड़ा दिया और 5 साल हो गए मुझे डिनर छोड़े। मैं और मेरी बीवी दोनों डिनर करते ही नहीं, दूध पीता हूँ डिनर, नहीं तो मेरा सीधा सा है ब्रेकफास्ट में जो मिले 4-5 आलू पराठे रख दो, पूरी छोले बनाए भाई मैंने 6-7 पूरी खा जाऊँ, ठीक है। और वो मैं कर लेता हूँ 9 बजे तक। अपने आप जब एयरपोर्ट पर जाके बुलाते रहते हैं मेरे को इधर उधर फ्लाइट निपटाना, 2 बजे तक भूख लग जाती है, 2 बजे वो खा लेता हूँ 2-3 रोटी, थोड़े से चावल और जो दाल वाल बनाएंगे खत्म। डिनर में 1 कप 1 मग दूध, बस 5 साल हो गए आज की डेट में, ठीक है जी। ये अंग्रेजों ने सिखाया, कैसे सिखाया पता नहीं, हमारा क्या बन गया लाइफ स्टाइल आज की डेट में। रात को ससुरा 1 बजे तक फोन पे लगा रहेगा, सुबह बोलेगा नहीं बिल्कुल काम ही बहुत किया मैंने, तो रात को 1 बजे तक सोए ससुरा को फिर नींद कहाँ आ जाएगी, फिर सुबह स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस में रिकॉर्ड करूँगा तो 1-2 दिन में डाले भाग कर ऑफिस जाएगा तो मुझे भूख लगेगी, फिर वहाँ चाय के साथ में समोसा भी रगड़ देगा, है ना, ब्रेड पकौड़ा भी रगड़ देगा, फिर घर पे आकर थोड़ा खा नहीं यार तो ऑफिस में कुछ खाया, लंच धीरे से थोड़ा बहुत खाएगा, फिर पूरी कसर निकाला देगा, है ना, चिकन बिरयानी भी चलेगी, मटर रोटी भी चलेगी, सब चलेगा डिनर। इंडिया में आज के डेट में तो इसीलिए यही हाल है हमारा, ठीक है जी। और होप कि मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि बेसिक आपके छोटे छोटे एक्शंस एनवायरनमेंट पे कई असर डाल सकते हैं, और एनवायरनमेंट से पहले तो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में क्या असर डाल सकते हैं, वो बहुत जरूरी है, ठीक है जी। बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप देखो और बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की ऐसी जो खास करके यूथ सोचता है कि भाई अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस यही है बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी फिर सब कुछ मिलेगा, ठीक है यार। मेरे ही साथ हुआ था कि मैं नेवी में भर्ती हुआ, उसके बाद मैं एग्जाम दिया, मैं यहाँ आ गया, वो नेवी में भर्ती हुए 15 साल बाद नेवी छोड़ी, एग्जाम दिया, वो दूसरी नौकरी कर रहा है। तो अगर वो घर पे बैठा रहता है उसको नहीं मिलती नौकरी, वो एक नौकरी छोड़ कर दूसरी नौकरी कर रहा है, क्योंकि नौकरी अवेलेबल है तो उसको मिली ना, लेकिन वो अवेलेबल उसी के लिए है तो मेहनत करेगा, ठीक है जी। आगे सितारे भी होते हैं, ठीक है, नेवी में बहुत कोशिश की, नेवी में अफसर बने कि नहीं बन पाए, जब लिखा था बनना अब बन गए, लेकिन वो इसीलिए बन गए कि तैयारी हमें साथ करें, ठीक है। लोग IAS IPS और ये ऑफिसर बनने के लिए वो दिल्ली में एक मुखर्जी नगर एरिया है, ठीक है, जो थोड़े से अच्छे फैमिली से, एक अच्छी फैमिली से नहीं भी है कि अफसर बनना है, वो घरों से निकल के ग्रेजुएशन खत्म करते ही वो मुखर्जी नगर में छोटा सा 10 बाय 10 के कमरे में 2-2 3-3 लड़के रहते, 10-10 12-12 घंटे कोई काम नहीं पूरा दिन, खाना खाना पढ़ाई करना, खाना खाना पढ़ाई करना, नहीं निकाल पाते यार, 3-3 साल तक नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि जब आप ना एक चीज से कट के, खास करके ये जब लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, घर वालों का एहसास बताएगा मैं स्कूल गया था, गया था। भाई जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे ना, हम 3 भाई हैं, एक बहन, बहन खेत में सिर्फ जाती थी जब धान की रोपाई करनी होती थी, बस इसके अलावा बहन कभी खेत में नहीं जाती। बड़ा भाई आर्मी में चला गया जब मैं 12 साल का था, ठीक है। उसके बाद हम 2 भाई थे, 6-7 एकड़ जमीन है हमारी, तो
वो ज़मीन भी संभाली, घर में 2-3 गाय भैंस भी रखी थी और पढ़ाई भी की। करते करते एक टाइम ऐसा आ गया था 1.5 साल तक, जब मैं 12th में था तो मेरा मतलब है कि पुलिस में चला गया तो मैं घर में अकेला रह गया, और मैं BSc सेकेंड ईयर में था जब मैं नेवी में आया। तो 1.5 साल तक वो 7 एकड़ ज़मीन, उसको भी क्योंकि पापा भी नौकरी करते थे और पापा से निकल जाते थे पैसे पहले। सर्दियों के दिनों में, अब यहाँ तो सर्दी पड़ती नहीं, जब सर्दी पड़ती है आप कभी टीवी में देखो तो नॉर्थ में खास करके जम्मू में पाला पड़ता है, मतलब धुंध पड़ती है और सुबह जब जम जाती है ना तो बर्फ बन जाती है। बर्फ तो नहीं पड़ती जम्मू में, ये लोगों को मिसकंसेप्शन है कि जम्मू में बर्फ पड़ती है। जम्मू से 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएगा तब पड़ती है, पत्नीटॉप, वैष्णो देवी, वहाँ बर्फ पड़ती है। लेकिन वो उस बर्फ में घास होती है, पशुओं के लिए बरसीन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पता नहीं लगाते हैं। हाँ, तो हमने तो वो रूटीन देखी है कि सुबह स्कूल जाता था मैं सिटी में, जम्मू सिटी में 2 गाड़ियाँ चेंज करके जाना पड़ता था। सुबह 6 बजे घर से निकलता था सर्दियों में, और अंधेरे में बरसीन लेने जाता था। तो एक कटहल घर में डाल के नहा धो के फिर स्कूल के लिए निकलूँगा, स्कूल से फिर ट्यूशन जम्मू में पढ़ के वापस आऊँगा, बस में ही वापस आऊँगा 3:30-4 बज जाएंगे, ठीक है। और सर्दियों में 6 बजे दिन डूब जाता है हमारे वहाँ, तो यहाँ तो हर बार 5:30 डूब जाता है। तो 3:30-4 बजे आऊँगा, खाना खाऊँगा, फिर खेत, फिर एक कटहल लाऊँगा, डाल के पशुओं को करा के 7-8 बज जाएंगे, फिर खाना खा के फिर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई की सीटिंग और फिर सोता था। तो मेरी ये रूटीन 1.5 साल सेम रूटीन में रही। यहाँ आने के लिए जब पढ़ाई की, शिफ्ट में पता नहीं आप में से कुछ लोग गए होंगे मेनलैंड कभी शिफ्ट में कि नहीं, पता नहीं, ठीक है, इतनी उल्टी होती है। हम तो ये, मैं अंडमान बहुत पहले आया, फर्स्ट टाइम अंडमान में आया था 2003 में, तब तो अंडमान में कुछ खा ही नहीं, है ना, बर्गर को बर्गर नहीं मिलेगा, आइसक्रीम को आइसक्रीम नहीं मिलेगी। पहली बार मैं 2003 में आया था, मुझे तभी बहुत अच्छा लगा था, तो वहाँ की जाऊँगा कभी अंडमान में। तो हम तो ऐसे पढ़ाई की कि शिफ्ट में सेलिंग करना है, इधर में बाल्टी रखी उल्टी मारने के लिए, उधर पढ़ाई करना है, ठीक है जी। इग्नो में ग्रेजुएशन में मैंने इकोनॉमिक्स से की है, जबकि मैं BSc का स्टूडेंट था। BSc इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था, मैं सेकंड ईयर में था जब नेवी में आ गया। और वो BSc इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरेस्पॉन्डेंस से 15,000 से नहीं हो पाती थी, इसलिए फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स किया। और उसके लिए एग्जाम मैंने कहाँ नहीं दिए, मैंने दिल्ली में एग्जाम दिए हैं, गुजरात में दिए हैं, तमिलनाडु में दिए हैं, केरल में दिए हैं, ठीक है। जहाँ मौका मिलता था, पता है कि शिप सेलिंग करके कोचिंग जाएगी, जून और दिसंबर में एग्जाम होते थे, तो जून महीने में कोचिंग में रहेगी, तो जनरल सेंटर कोचिंग, वहाँ से ट्रांसफर चलेगा गुजरात, तो जनरल सेंटर गुजरात। छुट्टी में भरता था ऐसे टाइम में कि क्योंकि छुट्टी में थोड़ा स्पेयर टाइम मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, तो मैं छुट्टी जाता था जून महीने में, तो जम्मू में भी एग्जाम देगा, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो नौकरी पक्का मिलेगा। अगर ये सोचे कि नहीं मैं तो ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने दुनिया में बहुत बड़ा एहसान कर लिया कि मैं ग्रेजुएट हो गया और मुझे घर पे आकर कोई नौकरी दे दे, वो तो नहीं मिलेगी, ठीक है। नौकरी उसी को मिलेगी जो नौकरी के लिए लड़ेगा, और जो लड़ेगा उसको पक्का मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो लड़े और उसको मिले नहीं, ठीक है। वो भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए, मेहनत कह लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद कह लीजिए। जो मैं बोल रहा था कि उनकी या तो किस्मत अभी तक आई नहीं होगी कि जो लोग मुखर्जी नगर में 3-3 साल घर वालों के खर्चे पे रह के पढ़ाई की, कुछ नहीं किया, 3 साल से खाया पिया पढ़ाई की, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और हमने नेवी में रहते हुए नौकरी भी कर रहे हैं, अफसर की डांट भी सुन रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ये एग्जाम भी दिया मैंने। तो भगवान की दया से मतलब जब मेरा ये इस एग्जाम का रिजल्ट आया था, 850 लोगों का सिलेक्शन हुआ था ऑफिसर बनने के लिए, और मेरा ऑल इंडिया का रैंक था 19, ठीक है जी। तो यही है, थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, थोड़ा सा जिंदगी के लिए खुश रहिए, ये सब ठीक है, ठीक है। थैंक यू। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम निकाल के यहाँ बैठे और कोशिश नहीं बैठे और कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये भी है कि अगर आप चाहते हो कि आपका यहाँ का जो भी यूथ है
अगर उसके लिए मुझे कुछ करना है तो आप लोग अपने काउंसलर को ग्रुप बताइए, मैं करने को तैयार बैठा हूँ, ठीक है। हम बहुत बार यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान, आपका एक गणेश मंदिर है, यहाँ पे सफाई करवाते रहते हैं। उस साइड में आपका बातू बस्ती की तरफ मंदिर है, वहाँ पे भी सफाई करवाते रहते हैं हम, ठीक है। कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं एक्टिविटी। बहुत सारे तो मेरे को इस रोड पे डेयरी फार्म जितने में आप थोड़ा मैंने कम कर दिया है, नहीं तो बहुत सारे मुझे जानते हैं, उनको पता है कि शाम को 5:30 बजे 7 बजे से रनिंग करते हो जाएंगे। मैं शाम को एयरपोर्ट से निकल के गाड़ी में मंगवाता हूँ, शाम को एयरपोर्ट से निकलूँगा, वहाँ से आपका ये डेयरी फार्म देखते हुए चक्कर मार के फिर आपका उधर जाऊँगा वो पैराडाइज सिनेमा, फिर वहाँ से फिर घर जाऊँगा। बहुत सारे यहाँ के दुकानदार मुझे इसीलिए जानते हैं कि अच्छा सर आप तो यहाँ रनिंग करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।